जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। और आज हम बात करने वाले हैं टी आर्मी का जो है पूरा ओरिजिनल पेपर आप सभी के सामने देखने को मिलेगा। ये ओरिजिनल पेपर है पूरा, और समय दिया जाएगा आपको पूरा 1 घंटे का, जिसमें कि आपको कुल 50% दिए जाएंगे। और ये आपके कुल अंक जो रहने वाले हैं, यहाँ पे 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अच्छे से भाई इसको लगाना है। इसका पूरा पूरा प्रैक्टिस सेट मैं आपको लगाऊंगा पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन के साथ में। पूरा ये आपको 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ। उसके बाद में टॉपिक के बाद में एक आपका फुल प्रैक्टिस सेट भी होता है, जो मैंने आपको कहा था कि फुल प्रैक्टिस सेट भी मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो इसको भी आप लगाते रहना, यहाँ से आपकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े हैं तो भाई बिल्कुल आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग कराना मेरा काम है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम सामान्य ज्ञान, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, और ये 40 नंबर का आपका जो है यहाँ पे होता है साइंस का पोर्सन, 40 नंबर का होता है। तो सबसे पहले तो हम जी के कंप्लीट करेंगे, फिर साइंस करेंगे, फिर लास्ट में करेंगे हम मैथ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो भाई सबसे पहले तो अगर आप अपने आप से भी देख कर आंसर देना चाहो तो बिल्कुल आप दे सकते हो, बाकी मैं आपको कराने वाला हूँ विद आपको कैसे एक्सप्लेन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो आपको राइट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन ये रहा, 1483, 1480, 1485, 1492। ये आपके यहाँ पे लिखा भी है डेट के साथ में, आपके यहाँ पे कहाँ पर हुआ है जगह का नाम भी दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई 1483 को हुआ था फरगना में। ये कहाँ पर है? ये फिलहाल है उज्बेकिस्तान के अंदर पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में अगर पढ़ा जाए तो इन्होंने बाबर जो थे, इन्होंने क्या की थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये मुगल साम्राज्य की संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, स्थापना की थी इन्होंने, संस्थापक। ठीक है, और उसके बाद कब की थी? 14 फरवरी थी वो, 1483, 14 फरवरी थी। और उसके बाद 1483। ठीक है भाई, ये हो गया आपका जो है संस्थापक 12 फरवरी, और 14 फरवरी वो 1483 को। ठीक है, चलिए, मतलब ये तो जन्म हो गया आपका, कब हुआ था? 1483 को इनका जन्म होता है। और बाबर जो है संस्थापक थे, इन्होंने जो है क्या किया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद इनका अगर ज़्यादा चीज़ें और डिटेल से पढ़ोगे तो वो फिर थोड़ा लेट हो जाएगा। बाकी मैं आपको इनके डिटेल से इनके बारे में सारी चीज़ें आपको बड़ी है बताया है। ठीक है, और कब की थी इन्होंने? पहले जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें कि बाबर की विजय हुई थी, और उन्होंने जो है नींव रखी थी किसकी? मुगल साम्राज्य की। यहाँ से स्टार्ट होता है वो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देख, जिसकी हम बारी बात कर रहे थे वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किन के बीच लड़ा गया था? तो ये भाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के। कब लड़ा गया था भाई? 21 अप्रैल, ये आपको याद रखना है, 21 अप्रैल थी और 1526 को। ठीक है, कहाँ पर? ये पानीपत के अंदर युद्ध लड़ा गया था, इस चीज़ को समझना। और इसी पर क्या है, बाबर ने जो है दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनके बीच में युद्ध किया था और उनको हरा दिया था। और इसी युद्ध के बाद जो है उन्होंने नींव रखी थी मुगल साम्राज्य की। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उसके बाद है भाई खानवा का युद्ध 1527 में जो है बाबर और किस राजपूत राजा के साथ हुआ था? ये आपको बताना है। खानवा का युद्ध के बारे में यहाँ पे पूछा जाए आपसे तो क्या आप राइट आंसर कर रहे होगे? खानवा का युद्ध तो ये होता है भाई, आपको मैं यहाँ पे बताऊँ कब लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था 16 मार्च थी, 16 मार्च, और 1527 को, 16 मार्च 1527 को बाबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया। और बाबर और राणा सांगा, बाबर और राणा सांगे के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, और जिसमें क्या हुआ था, मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में क्या हुआ था, बाबर की हाँ जो है वो जीत हो जाती है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? ये दोस्त मैं आपको क्वेश्चन पहले से करा चुका हूँ, देख याद करो, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कराए हैं उसमें मैंने आपको चीज़ें कराई है साइंस की, ओ जीके की। ठीक है, तो किस भाषा में लिखी गई है? ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जो भी चीज़ें आपको कराता हूँ सारी इंपॉर्टेंट है, आप देखते हुए जो प्रैक्टिस सेट आपके आ रही है वो सारी ओरिजिनल है, आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, और एक और बात करें, जो ये आत्मकथा थी
इसको जो है अकबर के समय में इसका ट्रांसलेशन फिर से हो जाता है, अकबर के समय में इसका ट्रांसलेट फिर क्या हो जाता है, इसका ट्रांसलेट हो जाता है फिर फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में होता है, फारसी भाषा में। अगर पूछा जाए इसका फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था, तो उनका नाम है अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खाना ने इनको क्या किया, इनको फारसी में है कन्वर्ट कर दिया, इनका ट्रांसलेट कर दिया इनका। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे। बाबर की मृत्यु के बाद उसकी मूल समाधि मकबरा कहाँ बनाई गई थी और बाद में कहाँ स्थानांतरित की गई थी। तो पहले कहाँ थी और बाद में कहाँ स्थानांतरित की गई थी। तो पहले थी भाई दिल्ली, उसके बाद फिर उसको, पहले थी आगरा, फिर उसको कहा दिल्ली, उसको स्थानांतरित कर दिया गया था। और वह कब था भाई, ये 1530 में हो जाती है बाबर की मृत्यु। 1530 में क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है भाई। कहाँ पर हो जाती है, आगरा, आगरा के जो है आराम बाग में जो है इनको भाई दफना दिया जाता है। ठीक है, पर इनकी जो है ना अंतिम इच्छा थी कि उनकी जो अस्थियां हैं उनको जो है काबुल अफगानिस्तान में ले जाकर जो है दफनाया जाए। मतलब बाबर की इच्छा थी कि उनकी जो मरने के बाद उनकी अस्थियां हैं वो जो है अफगानिस्तान में काबुल में दफनाया जाए उनको, उनकी ये थी। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और ये आपको बताना है, और कब से कब तक रहे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और ये कब तक रहे थे भाई, ये बन जाते हैं 1950 में ये बन जाते हैं, 1950 को बने थे, और 1950 से ये बन रहते हैं 1962 तक। 1962 तक इनका कार्यकाल रहा, ये आप नोट करते हुए चलेंगे, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो भाई जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। राइट आंसर आपका बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करें जो तो इन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज के अभिवादन के लिए भाई बहुत मतलब उसको लोकप्रिय बनाया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी इन्होंने की थी मतलब। ठीक है, तो वो भी इनसे रिलेटेड हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, ये भी इनसे रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा भाई। चलिए उसके बाद भगत सिंह के बारे में बात कीजिए, तो भगत सिंह ने जो है कौन सा नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा आपका, जल्दी बताओ कहाँ पर है मुख्यालय भारतीय थल सेना का। ये हो जाएगा भाई नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर है हेडक्वार्टर, भारतीय थल सेना का हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। और भाई दिल्ली क्या है, दिल्ली है भाई भारत की राजधानी। दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी। ठीक है, और देहरादून हो जाएगी भाई उत्तराखंड की राजधानी। कोलकाता हो जाएगी चेन्नई की। ठीक है, याद करते हुए चलेंगे साथ साथ में। मुंबई जो है महाराष्ट्र की है भाई, महाराष्ट्र की राजधानी। कैपिटल से लेके क्वेश्चन आता है, मैं आपको सारे करा चुका हुआ ये चीज़ें। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उसका नाम बताना है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा भाई बृहस्पति। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, बृहस्पति। पृथ्वी को भाई नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक, और मंगल को भाई लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह। ठीक है, उसके बाद और एक और चीज़ें बताओ आपको। बृहस्पति जो है हमारे सौरमंडल का आकार और द्रव्यमान में सबसे बड़ा है। बृहस्पति जो है हमारे सौरमंडल में, इसका एक तो द्रव्यमान और आकार, ये द्रव्यमान और आकार में जो है सबसे बड़ा है। नोट करना, ये जो चीज़ें करा रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे जिसमें हम बात कर रहे हैं, काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हम बात कर रहे हैं काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये कहाँ पर हो जाएगा आपको बताना है। काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा असम के अंदर। कहाँ हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। ठीक है, असम की राजधानी है दिसपुर। उत्तराखंड की मैं भी आपको बताया। मध्य प्रदेश की है भोपाल, क्या हो जाएगी, भोपाल हो जाएगी। राजस्थान की है जयपुर, राजस्थान की हो जाएगी जयपुर। ठीक है भाई, उसके बाद थोड़ा सा अगर हम चीज़ें, तो जो है काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है भारत के असम में स्थित है, आपको पता चल गया। और ये किस लिए फेमस है, ये फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है ये, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है भाई ये। ठीक है, इसलिए ये जो है फेमस है।
और दुनिया भर में फेमस है ये, अब यहाँ नहीं कि ये दुनिया भर के लिए प्रसिद्ध है भाई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 11। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी आपको पता है गंगा है। लंबाई की बात करें 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और गंगा जो नदी है भारत की सबसे लंबी है, लंबाई इसकी आपको मैंने बता दी। यह उत्तराखंड के हिमालय से निकलती है और कहाँ गिरती है? मैं ये निकलती कहाँ से है, इसका जो है उद्गम स्थल पूछा जा सकता है आपसे। उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है भाई? ये निकलती है उत्तराखंड के हिमालय से। उत्तराखंड के हिमालय से, उत्तराखंड के हिमालय से निकलती है दोस्त। और गिरती कहाँ पर है भाई? ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। गिरती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, नोट कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ये कब हो जाता है भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है 13 अप्रैल थी, 13 अप्रैल 1919 को हो जाता है भाई। ये कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हो जाता है, ठीक है। ये दर्दनाक घटना कहाँ हुई थी? ये पंजाब के अमृतसर में हो जाती है। पंजाब के जो है अमृतसर में हो जाती है। अमृतसर एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ये घटना हो जाती है। और यहाँ पे क्या हुआ था, जनरल डायर ने जो है आदेश दिए थे ब्रिटिश सेना को, जिसमें कि निहत्थे जो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे उन पर मतलब अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है शहीद हो गए थे हमारे भाई, ठीक है। तो बहुत दर्दनाक घटना थी भाई ये। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जिसमें हम बात कर रहे हैं हीराकुंड बांध के बारे में, तो हीराकुंड बांध आप बता रहे होगे कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है भाई महानदी पर। ये बनाया गया है महानदी पर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 13वें का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य है? वर्तमान में भारत के अंदर कुल कितने राज्य हैं? तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँ वर्तमान में जो है भारत के अंदर कितने राज्य हो जाएंगे। टोटल स्टेट की हम बात करें यहाँ पे, अगर स्टेट है 28, जिसमें हम बात करें यहाँ पे, और 8 जो है आपके यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश जो है यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे? केंद्र शासित, यहाँ पे केंद्र शासित जो आपके केंद्र शासित हो जाएगा आपके यहाँ पे 8। कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? आपके 8 हो जाएंगे भाई, ठीक। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू प्रसिद्ध लोक नृत्य के बारे में पूछा जाए तो आप बिल्कुल राइट आंसर क्या कर रहे होगे? पंजाब की राजधानी क्या होती है? चंडीगढ़ है भाई। हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़। असम की राजधानी में अभी आपको बताया था दिसपुर है, ठीक है। उसके बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और ये पारंपरिक नृत्य है जो कि मतलब बिहू त्यौहार के दौरान बनाया जाता है। ये जो बिहू है ये एक त्यौहार है, ये एक त्यौहार है, ठीक है। और इसके उपलक्ष्य में जो है ये बनाया जाता है, त्यौहार के उपलक्ष्य में जो है, ठीक है। और ये जो है पारंपरिक मतलब पहले से चलती आ रहा है और अभी भी मतलब चल रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता के बारे में पूछा जाए तो वंदे मातरम के राष्ट्रीय गीत के रचयिता आपसे पूछ रहा है तो कौन हो जाएंगे? ठीक है, यहाँ पे आप राइट आंसर क्या करोगे? बिल्कुल आप एकदम सही आंसर पर जा रहे हो, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा है? गब्बन लिखा है, गोदान लिखा है, कर्मभूमि लिखा है, ठीक है, इन्होंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? ये आप मुझे कमेंट करके बता रहे होगे क्या लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपसे पूछा जाए तो बता रहे होगे आप। ऑप्शन से आपके 4 है, 70 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च यहाँ पे नागरिक सम्मान पूछा है, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाना भाई। नागरिक सम्मान की बात करें तो भारत रत्न हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यो है ना, भारत जो है भारत देश मतलब भारत रत्न जो है देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। और ये कैसे दिया जाता है भाई? ये दिया जाता है मतलब जो मतलब असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। सभी को नहीं दिया जाता है भाई, ये असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। उसके बाद अगर पूछा जाए सर्वोच्च सैन्य सम्मान, अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे सर्वोच्च
सैन्य सम्मान, सैन्य सम्मान पूछते, सेना वाला सम्मान अगर आपसे पूछा जाता तो यहाँ पे आप ऑप्शन कौन सा राइट कर रहे होते, तो आप यहाँ पे परमवीर चक्र राइट आंसर कर रहे होते। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाता। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझते हुए चलो, जैसे जैसे चीज़ें कराई जा रही है थोड़ा सा दिमाग बस वहीं पे आपको होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित हो जाएगा आपका? गेटवे ऑफ इंडिया आपका स्थित हो जाएगा, 3 ऑप्शन आपके सामने है, 18 नंबर का क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका मुंबई के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका मुंबई, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल आप एकदम सही कर रहे होगे। और थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करें तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है महाराष्ट्र के मुंबई में है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा शहर, अगर आपसे पूछा जाए स्टेट का नाम बताओ, राज्य का नाम बताओ, तो आपको बताना है मुंबई, और सॉरी आपका राज्य महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाए सिटी तो आपको मुंबई बताना है। ठीक है, और मुंबई शहर के समुद्र तट पर स्थित ये ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्थल है भाई ये। ठीक है, और मतलब अगर इसकी जांच की जाए, मतलब इसके बारे में जो है ब्रिटिश काल में 1911 में एक वो हुए थे, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश थे, उन्होंने जो है किंग जॉर्ज पंचम थे और उनकी क्वीन मैरी ने भारत आगमन की याद पर जो है ये बनाया गया था। मतलब जो है उस टाइम पे जब किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत में आए थे, उस टाइम पर जो है बनाया गया था। ठीक, और एक चीज़ और नोट करके रखना आप यहाँ पे कि इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में भी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा हो जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए इंडिया गेट तो ये गेटवे ऑफ इंडिया है, थोड़ा सा आप इस चीज़ से ध्यान रखना क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इंसान। इंडिया गेट अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है नई दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, और गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जा रहा है तो आपको बताना है मुंबई। और कब? जॉर्ज पंचम जो आए थे और रानी आई थी उनकी, मैरी क्वीन, तो उसकी याद में ये जो है बनाया गया था। उसके बाद है शिक्षक दिवस कब बनाया जाता है? तो ऑप्शन आपका सामने है, आपके सामने ऑप्शन 4 है और 90 नंबर का क्वेश्चन है। तो कब बनाया जाता है भाई? 5 सितंबर, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। 5 सितंबर को मनाया जाता है, जिसमें हम बात करें किसकी याद में बनाया जाता है शिक्षक दिवस जो है, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसकी याद में? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। और दूसरे जो है राष्ट्रपति जो है, मतलब इसकी याद में जो है ये हर साल 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे, इनके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेना भाई। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, ये पहले भारत के जो है, लिख लेना, पहले तो राष्ट्रपति, पहले तो है उपराष्ट्रपति। कन्फ्यूजन हो जाओगे भाई आप, इस चीज़ को ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना। पहले तो है उपराष्ट्रपति, उसके बाद अगर पूछा जाए और दूसरे है राष्ट्रपति। देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना, दूसरे राष्ट्रपति बने फिर ये। ठीक है, चलिए ये आप समझते हुए चलिए। उसके बाद है जीके का लास्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप राइट आंसर दे रहे होगे यहाँ पे। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा है, जनसंख्या में सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है फिर आपका है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये नंबर 1 पे आता है। ठीक है, आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की एरिया की बात करें तो राजस्थान हो जाएगा आपका। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर आता है, कौन से नंबर पे है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन अब करेंगे हम। यहाँ पे जीके खत्म हुई है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे साइंस के 15 क्वेश्चन। 30 नंबर के आपके यहाँ पे साइंस पूछ जाती है, तो 30 क्वेश्चन और 30 नंबर यहाँ पे हम एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बेहतरीन क्वेश्चन है। मानव शरीर का तापमान जो है सामान्य कितना होता है? तो सामान्य तापमान पूछा जाए तो आपको बताना है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, सामान्य तापमान पूछा जाए 21 का, आपका बी क्वेश्चन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे वहीं पे थोड़ा सा डिफरेंट पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए फ़ारेनहाइट में बताओ, तो फ़ारेनहाइट में आपको बताना 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, थोड़ा फास्ट करते हैं वरना क्लास लंबी हो जाएगी। पानी का रासायनिक सूत्र बताना है, बहुत आसान है, H2 हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा 22वें का। ठीक है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, साधारण नमक होता है, ये ऑक्सीजन गैस हो गई। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होगा यहाँ पे रासायनिक।
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई? विटामिन सी की कमी से आपको रोग बताना है कौन सा हो जाता है। तो सी की कमी रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। रतौंधी मैं आपको सारे लिखा देता हूँ साथ साथ में, विटामिन ए। और विटामिन ए बी की वजह से हो जाता है बेरी बेरी, सी की कमी से हो जाता है। और डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स। सी पूछा है तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा एकदम। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? अगर आपसे पूछा जा रहा है तो मानव के शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये हो जाएगी आपकी भाई 206। टोटल हड्डियों की संख्या जो है वो 206 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए 300 किस्में होती है नवजात जो शिशु होते हैं ना, नवजात जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु की जो है हड्डियों की संख्या पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 300 होती है भाई उनके अंदर। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष आपका जो है किसका मात्रक हो जाएगा? बिल्कुल आप एकदम सही बता रहे होगे। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है चारों पर। 25 नंबर का बी राइट हो जाएगा भाई। किसको हो जाएगा भाई? ये दूरी का हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा जो है ये कार्य का मात्रक है। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम देखा जाए, प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी को मापने का यंत्र है। प्रकाश वर्ष जो है इससे क्या करते हैं हम? खगोलीय दूरी मापते हैं। ठीक है, मतलब आएगी तो आप समझ ही गई होगी। ठीक है, खगोलीय दूरी आप इससे मापती है। और वह जो है दूरी जो है ना प्रकाश वर्ष में जो है तय करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पे ज़्यादा नहीं पूछेगा गहराई से, इतना पूछेगा कि आप उसका जो है बस मात्रक बताओ। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? 26 नंबर का क्वेश्चन। जल्दी बताओ कौन सी है सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। और नाइट्रोजन कितनी 78% पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। और उसके बाद आपकी जो है आता है फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 0.001% पाई जाती है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस धातु का बना होता है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आप जल्दी बताओ भाई किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ये पे बी राइट हो जाएगा। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है भाई। ये किससे धातु का? टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, और इससे एक चीज़ यहाँ पे रखना, इसका एक बात ध्यान रखना, इसका जो गलनांक है ना, इसका जो गलनांक है वो भाई बहुत ज़्यादा होता है, उच्च गलनांक होता है, इसका गलनांक उच्च होता है भाई। ये आप ध्यान रखना, इस धातु से जो भी चीज़ें बनती है ना तो इनका जो गलनांक है वो उच्च होता है। और इसका यही कारण है कि अत्यधिक गर्मी में पिघलता नहीं है, कि यही कारण है। इसका उच्च गलनांक होने पर क्या होता है, ये जल्दी से पिघलता नहीं है भाई, जल्दी से पिघलता नहीं है। नोट कर लेना भाई, चीज़ें वो करा दूंगा मेरे दोस्त, कि साइंस हो, जीके हो, मैथ हो, एग्जाम में बैठोगे ना 48-49 क्वेश्चन से कम करके नहीं आओगे। लिख के लेना ना, यहाँ 100% नहीं पता, बस जाओ आप मेरी क्लास लोगे। ठीक है, अगर क्लास जो भाई ले रहा है ना तो पता चल जाएगा। जो ये आपको प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ ना, ओरिजिनल पेपर करा रहा हूँ ना मैं आपको, और जो मैंने क्लास ली है उस क्लास को करके ये और लगा के देखना, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने आप को समझ सकते हो कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है। उसके बाद आता है भाई असाने वाली गैस का आपको नाम बताना है। उसका नाम क्या है असाने वाली गैस? ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा आपका HNO3। उसके बाद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा N2O हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया हो जाएगा NH3 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आसाने वाली गैस जो है ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी आपकी जो है नाइट्रो N2O आपकी जो है ये आसाने वाली गैस होती है। और ये रंगीन, इसके बारे में अगर हम बात करें जो है ना, एक तो रंगीन होती है और दूसरी इसकी विशेषता ये है ये गंधहीन भी होती है भाई, गंधहीन होती है, गंध मारती है इसमें से, स्मेल आती है। ठीक है, और अगर आप इसको सूंघ लेना तो आपको हल्की सी इसमें मतलब आपको जो है बेहोशी सी आ सकती है अगर आप इसको सूंघोगे। ठीक है, इसीलिए तो भाई इसको क्या है ना लाफिंग गैस भी बोला जाता है। और मतलब इसको जो है मेडिकल फील्ड में उपयोग करते हैं इसका, मैं आपको लिखवाना चाहूँ तो इसका प्रयोग में मेडिकल फील्ड में जो है ज़्यादा जब दर्द हो जाता है उसको कम करने के लिए एनीस्थीसिया में दिया जाता है। ठीक है, दर्द में एनीस्थीसिया के पेशेंट यहाँ पे। ठीक है, एनीस्थीसिया। चलिए दोस्त, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, थोड़ी क्लास बड़ी ना हो जाए इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो हरे रंग का पिगमेंट आपको बताना, उसका नाम क्या है? मैं करा चुका हूँ ये सारी चीज़ें, मैं सारे करा चुका हूँ जो क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। 29 नंबर का क्वेश्चन है। और हरा रंग बताना है आपको किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है भाई, पत्तियों का हरा रंग किस लिए होता है? और जाइलम का काम क्या होता है? पौधों में जल का परिवहन, पौधों में जो है जल का परिवहन, जल का परिवहन करते हैं जाइलम, जल का परिवहन। ठीक है, ये जो परिवहन करते हैं ये जाइलम ही करते हैं।
आपके नाखूनों में क्या पाया जाता है? आपके नाखूनों में पाया जाता है कैरोटीन। ठीक है, नाखून होते हैं ना, नाखून आपके बाल, इनमें जो है ना ये पाया जाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे 30वें का आपको राइट आंसर दे रहे होगे, ये आपका बी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। और इस नियम के अनुसार एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ब्रह्मांड में हर एक पिंड जो है वो दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, एक चीज़ जो है और दूसरी चीज़ को अपनी ओर ऐसे आकर्षित करती है, ये इसका जो मेन मोटिव है वो इस नियम का यही है। चलिए बात उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाता है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन जो है मदद करता है? रक्त का थक्के से विटामिन का किसका है? ए की वजह से क्या होता है? रतौंधी होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ अभी ऊपर। ठीक है, विटामिन ए का नाम मैं आपको बता देता हूँ, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है। ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रही है। विटामिन सी का नाम यहाँ पे स्कर्वी होता है भाई, ओ सॉरी, यहाँ पे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, ये भी आप लिख लेना। ठीक है, और विटामिन सी का यहाँ पे नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता है भाई। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के का नाम जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्या होता है इसका नाम? फाइलोक्विनोन होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम वही तो आप हम कर चुके हैं, थोड़ा वो चीज़ें हम कर चुके हैं, लास्ट में आते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चैम्बर्स की बात करें तो मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं भाई? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, नोट कर लेना। ध्वनि की तीव्रता जो है किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है भाई, वो डेसिबल से नापी जाती है। वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है, याद रखना है। शक्ति का अगर आपसे मात्रक पूछा जाए कि शक्ति का मात्रक आपको बताना है तो आप बता रहे होगे वाट। वोल्ट जो है विद्युत विभवांतर का हो जाएगा, विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट। ठीक है भाई, हर्ट जो होता है वो आवर्ती का मात्रक होता है भाई, आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, जिसमें हम बात करें सबसे शुद्ध जल का कौन सा होता है? सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है भाई? समुद्र का होता है, वर्षा का जल होता है, कुएं का जल होता है, नल का जल होता है, कौन सा होता है शुद्ध जल? तो शुद्ध जल के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो बिल्कुल आप राइट आंसर कर रहे होगे, जो वर्षा का जल होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो वर्षा का जल होता है ये भाई शुद्ध माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो है ना वर्षा का जल है एक तो प्राकृतिक रूप से शुद्ध माना जाता ही है, और क्योंकि क्या होता है इसमें वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया से बनता है। ये क्या बनता है, किससे बनता है? इसको लिख लो आप, ये पोर्शन को लिख लेते हैं आप, ये वे पोर्शन को आपके लिखोगे तो यहाँ पे मतलब वाष्पीकरण, वाष्पीकरण और यहाँ पे हम बात करें वाष्पीकरण और संघनन। ठीक है, संघनन, वाष्पीकरण और संघनन की जो है प्राकृतिक प्रक्रिया से बनता है। संघनन की प्राकृतिक प्रक्रिया से बनता है भाई ये वर्षा का जो जल होता है। इसलिए भाई इसमें एक तो और चीज़ें, इसमें अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती, इसमें जो है ना अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती। अगर आपसे पूछा जाए तो आप एकदम बता तो सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षा का जल शुद्ध कैसे होता है तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे क्योंकि उसमें वाष्पीकरण और जो है वाष्पीकरण और संघनन की पार्ट, उसमें वाष्पीकरण और संघनन की उसमें प्राकृतिक प्रक्रिया से बनता है, और उसमें जो है इसलिए अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती है। ये इसका इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म बर्फ जो होता है वो क्या होता है? जिसको ड्राई आइस बोलते हैं। ठोस नाइट्रोजन होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, बिल्कुल। जमी हुई बर्फ नहीं हो सकता है। भारी जल D2O का, भारी जल का सूत्र होता है D2O। ठीक है, नोट कर लेना भाई, D2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट करे। अब हमारे पास है 15 क्वेश्चन जो कि मैथ के, अब उनको भी हम साथ साथ में कर देते हैं कंप्लीट। भाग 3 में होगा आपका मैथ, और मैथ में 15 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो आपको बताना है कि वो संख्या क्या होगी। बहुत आसान तरीके से आप इसको निकाल रहे होगे। ठीक है, तो जहाँ तक मैं सोचो आप 20 यहाँ पे लिखोगे आप, तो परसेंटेज में लिखा है तो ध्यान से समझना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको जो है कैसे निकालो? सबसे पहले निकालो, कोई संख्या है, संख्या ले ली, उसका कितना बोला उन्होंने? 20% बोला, तो 20% बटे हमने कर लिया 100।
ठीक है, और बराबर कितना है 120 है। बस ये करना है आपको। और यहाँ से क्या करना है, एक्स का मान आपको निकाल लेना। जब आप एक्स का मान निकालोगे तो यहाँ पे आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, ये कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे एक्स बराबर 120 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और गुना में 100 आ जाएगा और बटे में आपका 20 आ जाएगा। इस तरीके से 20 इससे ये काट देंगे, 6 बार कट गया और 6 की जब 100 में गुना हो जाएगी तो 600 आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, एक आयत की लंबाई है 15 मीटर, उसकी चौड़ाई है भाई 10 मीटर, क्षेत्रफल बताना क्या होगा उसका। ठीक है, बहुत आसान है। आयत के क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ। आयत का क्षेत्रफल मैथ की पहली क्लास ली है, उसमें मैं आपको सारे के सारे ये जो है क्षेत्रफल के फॉर्मूले परिमाप का सारे बता चुका हूँ। ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। देखो कितना आसान है अगर फॉर्मूला याद है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर ऐसे टक्कर मारते रहना भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर पता नहीं चलेगा कुछ भी। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 गुना 10, तो ये हो जाएगा 150। तो 150 क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा भाई, 150 वर्ग मीटर। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा 37 नंबर के क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 38, जिसमें हम प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत के बारे में आपसे पूछा जाए तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लेनी है आपको। सबसे पहले 1 2 3 4 5 होगी, 4 5 प्राकृतिक संख्याएं है। अब इनको क्या करना है, इनका जो है औसत निकालना है। तो सबसे पहले इनका जोड़ करेंगे, उसके बाद फिर इनके काउंट करें कितनी है, 5 है। ठीक है, तो कुल कितनी है भाई, 5 है। जोड़ करेंगे 5 और 4 9 10 और 5 15, 15 बटे हो जाएगा 5। 5 से 15 उड़ा देंगे 3 बार, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा भाई। इनका औसत क्या आ गया, 3 आ गया भाई। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते थे इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्टली कैसे करोगे उसको भी समझ लो। आपने लिखा 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन होगी, जो आपका बीच वाला होगा ना वही आपका आंसर होगा, जो बीच में औसत दिया होगा ना वही आपका औसत आपका होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वो बीच वाला देखना है। अगर आपके 2 इधर है तो 2 इधर, ये बीच वाला जो होगा यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे तो बहुत आसान है। ये तो सिर्फ आपको जो है यहाँ पे मल्टीपल वगैरह जोड़ घटा बोर्ड मास के नियम लगा के इसको उड़ा देना है, कोई दिक्कत नहीं करनी है, क्योंकि इसमें तो बस बोर्ड मास का नियम लागू होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे भाग 20 से 4 से आपने 80 को उड़ा दिया, कितने बार कट गया, 20 बार काट दिया। ठीक है, हो गया 20। 25 की फिर आपने गुना कर दी यहाँ पे, तो 25 की जब आप गुना कर रहे होगे तो कितना हो जाएगा भाई, 25 की जब 12 में गुना करोगे तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 हो गया। और प्लस के आपको 20 कर देना। देख कितना आसान है, 320 आ गया राइट आंसर। 320 है आपका कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में राइट हो जाएगा। 39वें का ए राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 3 घंटे में रफ्तार से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 3 घंटे में आपसे पूछा है कि वो कितनी दूरी तय कर लेगी भाई। तो बेहतरीन क्वेश्चन है भाई एकदम, थोड़ा सा दिमाग लगाना, दिमाग लगाते क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल गुना समय होता है ना, तो यहाँ से आप निकालोगे कैसे, तो यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे कितने दी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चल रही है। समय कितना दिया है, 3 घंटे दिया है। 36 18 180 आ गया भाई, 180 किलोमीटर आ गया भाई। ठीक है, 180 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई आपका। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 15 आदमी किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान। इसमें आपको फॉर्मूला लगाना M1 D1 M2 और D2, बस ये फॉर्मूला लगा दो और जाएगा आराम से। M1 का मान दिया है यहाँ पे हम फिल करेंगे तो 15, D का मान दिया है यहाँ पे 20, D1 का मान 20, M2 का मान यहाँ पे दिया है 10 और D2 यहाँ पे निकालना हमें, बस सिंपल सा है। इस 10 से 20 काट दो, 2 बार कट गया, 2 की 15 में गुना कर दो, ये D2 आपका निकल जाएगा 15 दूनी 30। 30 दिन आ गया भाई आपके, 30 दिन आ गया, बहुत आसान है बहुत ज़्यादा। तो 30 दिन आपका ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, 41वें नंबर का ए राइट हो जाएगा भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। बहुत ईजी है वो तो, बिल्कुल आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है। ये मुसद बटे 100 वाला, ये मुसद बटे 100 वाला फॉर्मूला लगा के एकदम कर दो। 5000 मूलधन, दर कितनी है आपकी
2 वर्ष की ब्याज की दर से लगाना है। दर आपकी होगी 10, समय हो गया 2, बटे करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100। ठीक है, तो टाइम तो नहीं लगा बिल्कुल भी, 1 जीरो लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा, एकदम कितना आसान था, बेहतरीन तरीके से आप कर लिए। 1000 आपका यहाँ पे राइट आंसर आ गया भाई। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 625 का। आपको बताना है कि मान किसको होगा, ये मतलब वही है, वर्ग बताना है। वर्ग याद होने चाहिए भाई आपको, सबसे मेन चीज़ें यहाँ पे ये है। अगर आपको वर्ग याद है तो बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो। किसका क्या है ये आपको पता है। 25 से 15 क्या होता है, 15 का होता है 225, थोड़ा सा ऊपर बढ़ो। ठीक है, 15 के बाद यहाँ पे 20, 20 का आपने करो, 20 का कैसे करोगे, 20 का क्या होता है, तो 20 का हो गया 400। ठीक है, उसके बाद तो फिर थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पे उसके ऊपर तो भाई 25 ही है, फिर 25 ही हो सके। ठीक है, तो 25 का वर्ग होता है 625। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा और 1000 में उसको जो है बेचा जाता है, तो लाभ बताना है। तो कितना आसान है, 800 में खरीदी, 1000 में बेच दी, लाभ हो गया 200 का। कितने पे हुआ, 800 पे हुआ, गुना 100 कर देंगे। 200 से 800 काट गया 4 बार, 4 से 100 काट दो 25 बार, सिंपल सा है। 25% हो गया भाई, 44 का बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि आपको, तो उसकी परिधि आपको बतानी है। बिल्कुल एकदम हलवा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सूत्र होता है परिधि का, आप कैसे निकालोगे, तो परिधि का सूत्र लिख लो पहले, तो ये याद हो जाएगा आपका। परिधि का होता है 2πr, 2πr फॉर्मूला होता है 2πr, 2 गुना पाई का मान 22/7, आर दिया है 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया भाई। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पे 45 का। कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से कर रहे हो आप। ये क्वेश्चन बिल्कुल हल्का है, इसको आप करके मुझे बताओगे किसका मान क्या आएगा, बहुत आसान है। ठीक है, हवा हवा में आप ऐसे कर दोगे इसको, कोई बड़ा नहीं है। उसके बाद है फिर 47 वाले का नंबर। 47 में 3/4 प्लस 1/2 बताया गया है, इसका मान बताना है। ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल जीरो है, इसमें भी आप कुछ नहीं ज़्यादा करना आपको, बिल्कुल जीरो लेवल का है। इसको भी आप आराम से कर दोगे, कैसे करोगे ला, चलो ठीक है। सबसे पहले तो आप इनका एल्शियम ले लो, 4 ही आ गया, 3 हो गया प्लस 2 दूनी 4, तो 2 हो गया, 3 और 2 5/4, 5/4 ऑप्शन बी राइट है आपका 47वें नंबर का भी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 12, 15 और 20 का एलसीएम का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। एलसीएम पूछा भाई आपसे, यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने, एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम आप कैसे निकाल सकते हो, देखो 2 तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो। सबसे पहले तो आप इनको तोड़ के एलसीएम निकाल सकते हो, तोड़ के आप इनको एलसीएम निकाल सकते हो। जैसे आप 12 को आपने 2 दूनी 4, 4 दिए 12। 15 को भी आप ऐसे निकाल सकते हो, 15 को आप जो है 3 गुना 5 से तोड़ सकते हो। 20 को आप कैसे तोड़ सकते हो, तो 2 गुना 2 4, और 4 पंजे 20, ऐसे आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आप कॉमन चीज़ें ढूंढोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 का स्क्वायर, उसके बाद फिर यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ से एलसीएम का आप लगाना चाहो तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक, तो बाकी अगर आप और दूसरे तरीके से निकालना चाहते हो, तो दूसरे तरीके से आप कैसे निकालोगे मैं आपको बताता हूँ। बच्चा क्या संख्या, देखो यहाँ पे 3 बच गया, 5 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 3 हो गया एक, तो आपका यहाँ पे 5 हो गया, और उसके बाद आपका फिर यहाँ पे क्या बच गया, वहाँ 5 ही बचा, उसके बाद यहाँ पे वो बाकी चीज़ें नहीं बची। ठीक है, दूसरा तरीका भी समझ लो भाई कैसे निकालना है। ये तो आपने समझ लिया, जैसे यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो यहाँ पे 4 हो गया उच्चतम मान। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या होगा उच्चतम मान, यहाँ पे 5 हो गया। सीधा इनके मल्टीप्लाई कर लो बस, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, बी दा ऑप्शन आपका राइट हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, उच्चतम घात से भी निकाल सकते हो आप, या आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो। दोनों में से जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरीके से इसको निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक वर्ग का परिमाप है जो है 40 सेंटीमीटर, उसकी एक भुजा की लंबाई बतानी है आपको, उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो भाई वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का जो परिमाप है पहले तो आपको पता होना चाहिए। वर्ग का परिमाप होता है आपका 4 गुना होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग का परिमाप यहाँ पे दिया है 40, और ये 4 गुना आपका हो गया यहाँ पे 4 गुना x, और 4 से 40 काट दिया आपने, x बराबर आ गया यहाँ पे 10, x बराबर यहाँ पे 10 आ गया भाई। क्या आ गया, 10 आ गया, और 10 आपका बी ऑप्शन में है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा। समझ में नहीं आया दोबारा समझते हैं इसको। परिमाप पूछा है,
तो परिमाप होता है भाई वर्ग का परिमाप 4 गुना, तो यहाँ पे 4 गुना परिमाप। परिमाप दिया है 40, सिंपल सा, इससे 40 को काट दो, बस आ गया। ऐसे करना था भाई। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। सिर्फ ये बताना है कि आपको ये 8 की क्यूब का मान बताना है कितना होगा, बस, और कुछ नहीं आपसे पूछा है। 8 की क्यूब का मान बताना है कितना होता है, करके देख लो आप। 8 के गुना 8 में करोगे कितना हो गया, 64 हो गया। लास्ट डिजिट से भी आप निकाल सकते हो। फिर 8 के गुना 8 64 के गुना 8 में करो, 8 चौक 32, दो देख लो कोई से मान आ गया। किसी में नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, 512 हो गया। ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। हो गया पूरे। तो 50 क्वेश्चन पूरे यहाँ पे हमने किए कंप्लीट। मेरे लाडलो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना। जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ क्या सच में वही ओरिजिनल पेपर में पूछी जा रही है, ये कमेंट करके जरूर बताइए आप मुझे भाई। और अच्छी लगी यार वीडियो तो अपने दोस्तों को बताना भाई। इस चैनल पर जुड़ जाइए, आपका भाई जो है टिया वाला इस पर पढ़ा रहा है और इस बार आपको सिलेक्शन दिला के ही रुकेगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।